नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, खम्मा गणी, राम राम सा। टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। रोज सुबह आपको उठाने के लिए मैं 7 बजे तैयार हो जाता हूं और आपके उठाने का पर्पज ये की है ताकि आप भविष्य में जो है वो चैन की नींद जो है वो सो सके, यानी कि इन द सेंस कि मेरी बुलेट सीरीज में जो है वो आपको इतना मैटर मिल सके कि आप सुबह उठ के जो है वो पढ़ रहे हो और ये सारी चीजें देख रहे हो तो इन फ्यूचर में आपकी जो है वो गवर्नमेंट जॉब लगे। आप जल्दी से जल्दी जो है वो नोट सेट एग्जाम जो है वो क्रैक करो और उसके बाद जो है वो आपको गवर्नमेंट जॉब मिले और आप चैन की नींद सो सको। तो अभी जाग लो तो उसके बाद जो है वो आगे जागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें लेके आते हैं। हर एक दिन जो है वो एक क्लास लेके आते हैं और आपकी डिमांड जो है वो पूरी हो रही है। आपके कमेंट्स के लिए जो है बहुत धन्यवाद। और जो बच्चे लंबे कमेंट करते हैं वो काफ़ी मोटिवेशनल होते हैं मेरे लिए और इन्हीं के आधार पे जो हो मुझे ऊर्जा मिलती है, इन्हीं के आधार पे जो हो मुझे प्रेरणा मिलती है और मैं आपके लिए रोज सुबह तैयार हो जाता हूं एक नए टॉपिक के साथ में। तो दोस्तों, आज का हमारे पास में टॉपिक है सक्शनिंग। तो दोस्तों, सक्शनिंग का नाता और एग्जाम का नाता कुछ चोली दामन का साथ है। शायद ही कोई ऐसी एग्जाम होगी जिससे सक्शनिंग से जो है वो कोई क्वेश्चन नहीं आया होगा। हर एक लाइन से जो है वो इसमें से क्वेश्चन आता है। सक्शनिंग जो है वो कौन सा प्रोसीजर है, क्लीन प्रोसीजर है या स्टरलाइज प्रोसीजर है, कौन सा जो है वो पोजीशन इसके अंदर दी जाती है, कितना प्रेशर जो है वो मेंटेन किया जाता है, एडल्ट के अंदर कितना किया जाता है, बच्चों के अंदर जो है वो कितना किया जाता है, इन्फेंट के अंदर कितना किया जाता है, देन किस तरीके से कैथेटर को इंसर्ट करते हैं, गेग रिफ्लेक्स आ जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैथेटर जो है वो कौन कौन से साइज के होते हैं, कैथेटर को जो है वो प्री प्रोसीजर हम कैसे रखते हैं, आफ्टर प्रोसीजर जो है वो कैसे रखते हैं, सक्शनिंग कितने समय के लिए जो है वो की जाती है। हर एक लाइन से जो है वो क्वेश्चन आता है इसके अंदर। शायद ही कोई ऐसी एक लाइन बची होगी जिससे इसके अंदर जो है वो क्वेश्चन नहीं आता है। तो दोस्तों, 1 बाय 1 करके जो है वो हर एक लाइन टिप टू टिप सारी चीजें जो हो पढ़ेंगे और आगे जो है वो बढ़ेंगे और इस टॉपिक का जो है वो आज पोस्टमार्टम कर देंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे पास में डेफिनेशन इंट्रोडक्शन से और लास्ट इस टॉपिक को जो है वो फिनिश कर देंगे। कहां पे कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा सकता है या गया है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको वर्बली दे दूंगा। इसलिए कॉपी पेन जो है वो लेके बैठिए और इस चीज को जो है वो अच्छे तरीके से बनाइए। तो दोस्तों, सक्शनिंग जो बच्चे हॉस्पिटल में काम करते हैं उनको पता भी होगा या अपने ट्रेनिंग टाइम पे भी जो है वो आपने देखा होगा कि सक्शनिंग जो है वो क्या प्रोसेस होती है। तो सक्शनिंग जो है वो प्रोसेस होती है कि जो हमारे पास में रेस्पिरेटरी पाथवे होता है, ठीक है, उसके अंदर जो भी मटेरियल तो क्या होता है, बेसिकली म्यूकस होता है, ठीक है, या उस पाथवे को जो है वो क्लीन करने की प्रोसेस क्या कहलाती है दोस्तों, सक्शनिंग कहलाती है, जिससे पर्सन जो है वो अच्छे तरीके से ब्रीदिंग कर सके। बस सिंपल ये चीज है। एन केन प्रकार किसी भी तरीके से जो है वो फिजियोलॉजिकली या पैथोलॉजिकली जो है वो क्लाइंट अपने म्यूकस को बाहर नहीं निकाल पाता है या एयरवे को जो है वो सही तरीके से क्लीन नहीं कर पा रहा, फिजियोलॉजिकली और पैथोलॉजिकली दोनों चीज बता रहा हूं, वो डिजीज ऐसी हो जाए या उस पर्सन की एबिलिटी नहीं हो, वो अनकॉन्शियस हो जाए जिसकी वजह से जो है वो म्यूकस सिक्रेशंस को बाहर निकालने में अनेबल होता है, तो उस म्यूकस सिक्रेशंस को या उस पाथवे को जो है वो क्लीन करने की प्रोसेस क्या कहलाती है दोस्तों, सक्शनिंग कहलाती है। क्लियर है? तो देख तो पढ़ते हैं। सक्शनिंग इज ए मेडिकल प्रोसीजर। ऑफ कोर्स सक्शनिंग जो है वो एक मेडिकल प्रोसीजर है, यूज्ड टू रिमूव सिक्रेशंस, यानी कि सिक्रेशंस को रिमूव करने वाला एक प्रोसीजर है। सिक्रेशन कौन कौन सी, म्यूकस हो सकता है, ब्लड हो सकता है और अदर फ्लूइड हो सकता है, और फॉरेन मटेरियल फ्रॉम द पेशेंट एयरवे टू मेंटेन क्लियर पाथवे फॉर ब्रीदिंग, जो कि मैंने आपको बताया था कि सक्शनिंग जो है वो एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसके अंदर जो है वो सिक्रेशंस को रिमूव किया जाता है, जिसमें ब्लड हो सकता है, म्यूकस हो सकता है, अदर फ्लूइड हो सकता है और कोई फॉरेन मटेरियल भी हो सकता है, ताकि पेशेंट के एयरवे को जो है वो मेंटेन कर सके और ब्रीदिंग को जो है वो पैटर्न को जो है वो क्लियर कर सके। क्लियर है? दिस इज कॉमनली परफॉर्म्ड इन हेल्थ केयर सेटिंग, यानी कि ये जो प्रोसीजर है वो हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ये तो आपको पता है कि हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर ही किया जाता है। कोई एक अलग कंडीशन होती है जिसकी वजह से जो है वो घर पे बहुत कम चेस में या लाइफ लॉन्ग जो है वो किसी को ट्रेकेस्टोमी वगैरह लगी हुई तो घर पे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये जो है वो हॉस्पिटल सेटिंग में ही जो है वो परफॉर्म किया जाता है। पर्टिकुलरली फॉर पेशेंट हु कैन नॉट क्लियर द एयरवे, मैंने कहा ना फिजियोलॉजिकली और पैथोलॉजिकली, ठीक है, किसी भी कंडीशन से या सर्जरी से या अनकॉन्शियस की वजह से अगर वो अपना पाथवे सही तरीके से क्लीन नहीं कर सकता है तो उस कंडीशन में ये जो है वो सक्शनिंग की जाती है। इमेज बेस पे आप देख सकते हो ये जो प्रोसेस है वो आ गया हमारे पास में सक्शनिंग। अब उसके बाद आता है हमारे पास में टाइप ऑफ सक्शनिंग। सक्शनिंग के जो
जो है वो कितने टाइप होते हैं। तो दोस्तों जो सक्शनिंग के टाइप हैं वो डिपेंड कर रहा है इसके प्रोसीजर पे और कौन से पाथवे से हम सक्शन कर रहे हैं उसके आधार पे। सक्शनिंग का प्रेशर पे या अंदर डीप पे या कौन से कैथेटर से करें इसके आधार पे क्लासिफिकेशन नहीं किया गया। क्लासिफिकेशन बेसिकली किया गया है कि कौन सी साइड से हम सक्शनिंग कर रहे हैं, कितने समय के लिए कर रहे हैं, उसके आधार पे जो है वो हम इसको 4 टॉपिक में या 4 कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया गया। सबसे पहला आ जाता है दोस्तों ओरोफेरिंजियल सक्शनिंग। नाम से पता था, ओरो मतलब माउथ, फेरिंजियल मतलब फेरिंग्स, और उसकी माउथ और फेरिंग्स की जो सक्शन, रटो मत, रट के कितनी चीजें याद कर लोगे, 2 चीजें, 5 चीजें, 100 चीजें याद कर लोगे, हर चीज को रटा नहीं जा सकता, समझोगे तभी चीजें जो है वो क्लियर होगी। ओरोफेरिंजियल सक्शनिंग मतलब, ओरो मतलब माउथ, ये जो ओरल कैविटी है, ठीक है, ये जो ओरल कैविटी है, ओरोफेरिंजियल सक्शनिंग। ओरल कैविटी और फेरिंग्स को जो है वो रिमूव सिक्रेशंस किया जाता है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों ओरोफेरिंजियल सक्शनिंग। रिमूव सिक्रेशंस फ्रॉम द माउथ और थ्रेड यूजिंग रीड सक्शन कैथेटर दैट इज कॉल्ड, दैट इज यांकुर। यांकुर सक्शन आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कैथेटर आ जाएगा हमारे पास में, यांकुर सक्शन कैथेटर, अच्छा नहीं लिखा, चलो कोई नहीं, मैं आपको दिखा देता हूं, यांकुर सक्शन कैथेटर भी दिखा देते हैं। ये हमारे पास में जो है वो मिल जाएगा, ये जो सक्शन कैथेटर है इसको हम बोलते हैं दोस्तों यांकुर सक्शन कैथेटर। इमेज बेस पे भी आपको जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस चीज को ध्यान रखना दोस्तों। ये जो है वो हमारे पास में फ्रंट वाला एरिया जो है ब्लंट आता है, इसके अंदर क्या होता है कि इसकी वजह से क्या कहते हैं, हम माउथ और फेरिंग्स डायरेक्ट जो है वो सक्शन कर सकते हैं। अगर हमें ट्रेकिया के अंदर नहीं जाना है, सिर्फ ओरल का है, तो हम यांकुर सक्शन का जो है वो काम में ले सकते हैं, और ये एग्जाम में, नेक्स्ट एग्जाम में जो है वो पूछा जा सकता है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। क्लियर है दोस्तों? तो ये होता है हमारे पास में ओरोफेरिंजियल सिक्रेशंस, यानी कि हम फेरिंग्स और ओरल कैविटी, माउथ से जो है वो सिक्रेशंस को बाहर निकाला जाता है, उसको हम बोलते हैं ओरोफेरिंजियल सक्शनिंग। सेकेंड आता है नेजोफेरिंजियल सक्शनिंग। नाम से पता चल रहा है दोस्तों, नेजल यानी कि नोजथ्राई है उससे, और जो फेरिंग्स है उससे हम सक्शन करते हैं, उसको हम बोलते हैं नोजोफेरिंजियल सक्शनिंग। रिमूव सिक्रेशंस फ्रॉम द नेजल पैसेज और अपर पाथवे यूजिंग फ्लेक्सिबल कैथेटर इंस्टेड ऑफ नोजथ्राई, यानी कि नोजथ्राई और इससे जो हमें सक्शन करनी पड़ेगी, तो उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, नेजोफेरिंजियल सक्शनिंग जो है वो इसके द्वारा जो है वो हम करते हैं। नेक्स्ट चीज आते हैं हमारे पास में दोस्तों एंडोट्रेकियल सक्शनिंग। जब ईटी ट्यूब हमने पढ़ाया था, या हम कहें कि जो हमारे पास में जो ईटी ट्यूब डली हुई है, ईटी ट्यूब अंदर तक डली हुई है, उसके अंदर से हमें सक्शनिंग करनी है, ट्रेकिया तक जाके सक्शनिंग करनी है, लोअर एयरवे पाथवे तक सक्शनिंग करनी है, उसको हम बोलते हैं एंडोट्रेकियल सक्शनिंग। ठीक है, या हम इसको बोलते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड ट्रेकेस्टोमी सक्शनिंग भी जो है वो इसको बोल सकते हैं। क्लियर सिक्रेशंस फ्रॉम द लोअर एयरवे वाया एंडोट्रेकियल ट्यूब और ट्रेकेस्टोमी ट्यूब, आ गया ना, एंडोट्रेकियल और ट्रेकेस्टोमी ट्यूब के द्वारा जो है वो अंदर तक हम सक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं एंडोट्रेकियल सक्शनिंग। ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, इसके अंदर देखो यहां तक सक्शन जा रही है और पूरा अंदर तक जा रहा है, ये ईटी ट्यूब लगी हुई है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ईटी ट्यूब लगी है, इसके अंदर से या ट्रेकेस्टोमी ट्यूब से हम सक्शनिंग करते हैं, उसको बोलते हैं एंडोट्रेकियल सक्शनिंग। और लास्ट आता है हमारे पास में डीप सक्शनिंग। डीप सक्शनिंग क्या होता है दोस्तों, डीप सक्शनिंग हम जो है वो ब्रोंकाई तक करते हैं। ब्रोंकाई ये जो हमारे पास में कैरेना पार्ट है, ठीक है, कैरेना पार्ट से भी अंदर ब्रोंकाई तक जो सक्शनिंग करते हैं, लोअर एयरवे में हम सक्शनिंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं डीप सक्शनिंग। टारगेट द ट्रेकिया और ब्रोंकाई फॉर द पेशेंट, रिमूव मोर इंसेंटिव एयरवे क्लियरेंस, यानी कि बहुत ज्यादा जो है वो अगर सिक्रेशन लोअर साइड में है, तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, डीप सक्शनिंग कहते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों इंडिकेशन ऑफ सक्शनिंग। सक्शनिंग की जो है वो क्या इंडिकेशन हो सकते हैं, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। एक तो जो म्यूकस सिक्रेशन है उसको रिमूव करने के लिए, सेकंड हमारे पास में जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है उसको मेंटेन करने के लिए, जो कफ रिफ्लेक्स है उसको क्लियर करने के लिए, देन उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, उसमें हमारे पास म्यूकस सिक्रेशन ज्यादा सीक्रेट हो जाते हैं उसकी वजह से, और जो पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेटर पे या ट्रेकेस्टोमी पे या अनकॉन्शियस होते हैं उनमें रिमूव करने के लिए ये हमारे पास में इंडिकेशन आते हैं। इंडिकेशन इन द सेंस कौन कौन सी कंडीशन में जो है वो हमारे पास में हम जो है वो सक्शनिंग करते हैं। तो पहली चीज आगे, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रेशंस। एक्सेसिव सिक्रेशंस की वजह से अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, उस कंडीशन में हम जो है वो सक्शनिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यानी कि लोअर ऑक्सीजन सैचुरेशन की कंडीशन में जो हम सक्शनिंग करते हैं। नेक्स्ट इनएबिलिटी टू कफ और क्लियर सिक्रेशन इंडिपेंडेंटली। किसी भी वजह से, फिजियोलॉजिकली कंडीशन से या वीक मसल्स की वजह से पर्सन जो हो म्यूकस सिक्रेशंस को बाहर नहीं निकाल पा रहा है इंडिपेंडेंटली, या कफ नहीं कर पा रहा, उस कंडीशन में हम जो है वो सक्शनिंग करते हैं। नेक्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव केयर फॉर एयरवे मैनेजमेंट। एयरवे
सर्जरी का जो है मेन कॉम्प्लिकेशन होता है दोस्तों हमारे पास में रेस्पिरेटरी फेलियर। उसमें हम क्या कहते हैं, म्यूकस सिक्रेशन जो है बहुत ज्यादा जो है वो जमा हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम जो है वो सक्शनिंग करते हैं ड्यूरिंग मैकेनिकल वेंटिलेशन और ट्रेकेस्टोमी केयर। ट्रेकेस्टोमी लगी हुई है या एंडोट्रेकियल ट्यूब लगी हुई है या मैकेनिकल वेंटिलेशन पे कोई पेशेंट है तो उसमें हम जो है वो सक्शनिंग करते हैं। देन उसके बाद इक्विपमेंट यूज्ड, कौन कौन से इक्विपमेंट जो है वो काम में लेते हैं तो आपको पता ही है, ठीक है ना। बेसिकली तो हमारे पास में ये जो मशीन देख रहे हो इसको बोलते हैं हम सक्शनिंग मशीन, ठीक है। इसके अंदर दो जार लगे हुए थे, एक जो है जिसके अंदर जो है हमारे पास में एक अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है और दूसरे के अंदर जो है वो हमारे पास में जो है वो जो भी सीक्रेशंस है वो जाके इकट्ठे होते हैं। क्लियर है दोस्तों। और हमेशा इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा था, ये हमेशा नेगेटिव प्रेशर पे काम करते हैं, नेगेटिव प्रेशर पे जो है वो वर्क करते हैं। जो हमारे पास में सक्शनिंग मशीन है वो हमेशा नेगेटिव प्रेशर पे काम करती है। ये भी जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से इक्विपमेंट काम में लेते हैं। सक्शन मशीन विथ एडजस्टेबल प्रेशर, यानी कि सक्शन मशीन होनी चाहिए जिसको हम एडजस्ट कर सके, प्रेशर को एडजस्ट कर सके। क्योंकि अगर सपोज कि एडजस्ट नहीं कर पाओगे तो इसमें एक फिक्स प्रेशर हो गया, मान लो 80 to 100 mmHg प्रेशर हो गया तो वो तो एडल्ट के लिए है, इन्फेंट में हम नहीं कर सकते। इन्फेंट में करेंगे तो ट्रेकिया कोई बाहर निकाल लेगा, या जो हमारे पास में नियोनेट है उसमें नहीं कर सकते। तो एडजस्टेबल जो है वो हमें करने वाली जो है मशीन चाहिए। जैसे यहाँ पे एक चीज ये देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप जो है वो एक देख रहे हो रेगुलेटर, जिससे हम कम ज्यादा जो है प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं। और ये प्रेशर जो है वो यहाँ उस घड़ी में जो हम देख सकते हैं, इस वॉच में हम प्रेशर देख सकते हैं और यहाँ से जो हम जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, तो ये होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास में सक्शन कैथेटर। सक्शन कैथेटर रिजिड और फ्लेक्सिबल, यानी कि एक तो फिक्स वाला भी हो सकता है या फ्लेक्सिबल वाला भी जो है वो हो सकता है। ये दोनों चीज होनी चाहिए, दोनों चीज की जरूरत जो है वो हमें पड़ सकती है। देन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई इक्विपमेंट। वैसे तो पीपीई इक्विपमेंट में हम जो बेसिकली क्या काम में लेते हैं दोस्तों, ग्लव्स और मास्क ही जो है वो काम में लेते हैं, लेकिन पीपीई इक्विपमेंट जो है वो होने चाहिए। देन स्टेराइल ग्लव्स, स्टेराइल सॉल्यूशन फॉर स्पेसिफिक केसेस, स्टेराइल ग्लव्स भी होने चाहिए और सलाइन सॉल्यूशन भी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक केसेज में होते हैं। अब ये कैसे काम में आते हैं अभी जो है वो हमारे पास में आगे आएंगे। तो ये इक्विपमेंट जो है वो होने चाहिए। अब उसके बाद आता है हमारे पास में मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर। प्रोसीजर के लिए जो मैं लाइनें बोल रहा हूं वो कंटिन्यूअस जो है वो नोट करते रहिए, क्योंकि उसमें से जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिपरेशन की, कि किस तरीके से जो हम प्रिपरेशन करेंगे। तो प्रिपरेशन में आपको पता है कि अगर पेशेंट जो है वो कॉन्शियस है तो हम सबसे पहले उसको प्रोसीजर के बारे में जो है वो बताएंगे कि हम आपके साथ जो है वो ये करने वाले हैं, या ऐसा प्रोसीजर हम जो है वो परफॉर्म करने वाले हैं। डायरेक्ट जाते आप लग जाओगे उसके मुंह के अंदर जो है वो सीधा ट्यूब डालोगे तो वो चिल्ला उठेगा, हो सकता है आपको जो है वो चोट वोट भी पहुंचा दे। तो एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर द पेशेंट इफ कॉन्शियस, कॉन्शियस है तो एक्सप्लेन करेंगे। देन गैदर नेसेसरी इक्विपमेंट एंड एंश्योर इट इज स्टरलाइज। तो दोस्तों कोशिश ये करेंगे कि हम सारे इक्विपमेंट जो है वो एक जगह इकट्ठे कर लें और ये कोशिश करेंगे कि हमारे पास में जो है वो स्टरलाइज होने चाहिए। वैसे एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सक्शनिंग है वो कौन सा प्रोसीजर है, स्टरलाइज प्रोसीजर है या क्लीन प्रोसीजर है। तो ध्यान रखना दोस्तों, सक्शनिंग जो है वो एक क्लीन प्रोसीजर से, याद रह जाएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सक्शनिंग जो है वो एक क्लीन प्रोसीजर से। जहां जहां जो जो क्वेश्चन पूछाते हैं वो सब मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा, आप बस नोट करते रहिए। सेकेंड चीज आती है दोस्तों हमारे पास में पोजिशनिंग। तो दोस्तों पेशेंट को जो है वो कंफर्टेबल पोजीशन जो है वो देनी चाहिए। ऑलमोस्ट 90% चांसेज में जो है वो सेमी फाउलर पोजीशन जो है वो दी जानी चाहिए। और ये एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा भी गया है, ठीक है, एम्स के अंदर पूछा गया है कि कौन सी पोजीशन में हमें सक्शनिंग जो है वो करनी चाहिए, या सक्शनिंग के ड्यूरिंग टाइम जो है वो कौन सी पोजीशन देनी चाहिए। सेमी फाउलर क्यों देनी चाहिए, एस्पिरेशन के चांसेस जो है वो कम हो जाए। रेशनली भी बता रहा हूं, एस्पिरेशन के चांसेस को प्रिवेंट करने के लिए हम सेमी फाउलर पोजीशन दे सकते हैं। अगर क्लाइंट जो है वो अनकॉन्शियस है या पॉसिबिलिटी नहीं है सेमी फाउलर पोजीशन की, तो हम सुपाइन पोजीशन जो है वो देंगे। सुपाइन पोजीशन जो है हमारे पास में सेकंड प्रायोरिटी रहेगी। नेक्स्ट सक्शनिंग, सक्शनिंग कैसे करेंगे। तो दोस्तों सक्शनिंग के लिए ध्यान रखना दोस्तों, इंसर्ट द कैथेटर जेंटली इनटू द एयरवे। सक्शन जो है वो करेंगे तो हमें जो है वो सबसे पहले तो उस जो कैथेटर जो हम काम में ले रहे हैं उसको मॉइस्ट करना है। मॉइस्ट किससे करेंगे दोस्तों, स्टरलाइज एनएस से करेंगे, स्टरलाइज नॉर्मल सलाइन से करेंगे। ये चीज ध्यान रखना, यानी कि उसको जो है वो मॉइस्ट करेंगे। मॉइस्ट करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, वहां पे इरिटेशन जो है वो कम होगा। क्लियर। देन उसके बाद इंसर्ट करते टाइम पे हम जेंटली जो है वो आराम से जो है वो इंसर्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जो है वो धक्के मार मार के जो है वो अंदर घुसा देंगे, इससे जो है वो इरिटेशन, ट्रॉमा हो सकता है, ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं। जेंटली जो है वो इंसर्ट करेंगे। साथ के साथ
जब कैथेटर को इंसर्ट कर रहे हैं तो हमें उस कैथेटर को पिंच करना है, यानी कि वो जो है वो हमें उसको बंद कर देना है, पिंच कर देना है, ताकि वो क्योंकि अगर वो वैक्यूम रहेगा तो वो अंदर जाएगा नहीं, वो कहीं पे भी जो हो म्यूकस को पकड़ के वहीं बैठ जाएगा, अंदर जाएगा नहीं। तो जैसे हम इंसर्ट कर रहे हैं ना, तो जेंटली इंसर्ट करना है और उसको पिंच करना है। क्लियर? जब हम बाहर निकालेंगे तो हम जो हो उसको ओपन रखेंगे और रोटेट मोशन में करेंगे, इस तरीके से रोटेट मोशन में जो है वो बाहर निकालेंगे। ये हर एक लाइन से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो मैं लाइनें बोल रहा हूं वो सारे क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए और पूछे जाते रहेंगे। क्लियर है? इंसर्ट जेंटली मैनर में करना है, इंसर्ट से पहले उसको मॉइस्ट करना है। मॉइस्ट से किससे करोगे दोस्तों? स्टरलाइज नॉर्मल सोलाइन से करोगे, और इंसर्ट करते टाइम पे जो हो प्रेशर को पिंच करके बंद रखना है, या प्रेशर को जो है वो बंद करके रखना है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास में अप्लाई सक्शन इंटरमिटेंटली। ठीक है, यानी कि सक्शन जो है वो इंटरमिटेंटली अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस सक्शन जो है वो करते हैं। नॉट मोर देन 10 to 15 सेकंड्स, 10 to 15 सेकंड से जो है वो ज्यादा सक्शनिंग नहीं करते हैं, अदरवाइज पेशेंट हाइपोक्सिया कंडीशन में जा सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकता है, वाइटल्स ऑर्गन्स को जो है वो सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है 10 to 15 सेकंड्स के अंदर जो है वो आपको इससे ज्यादा नहीं करना है। और जैसे आप प्री एंड आफ्टर प्रोसीजर करोगे तो उसके बाद क्लाइंट को जो है वो हाइपर ऑक्सीजनेटेड जो है वो करना है। नेक्स्ट, पोस्ट प्रोसीजर केयर। पोस्ट प्रोसीजर केयर के अंदर क्या करेंगे दोस्तों? मॉनिटर द क्लाइंट इफ चेंजेस इन ब्रीदिंग, यानी कि उसके ब्रीदिंग पैटर्न्स को देखेंगे, कोई भी चेंजेस आए उसको मॉनिटर करेंगे। ऑफ कोर्स अगर सक्शन सही तरीके से हुई है तो उसका पैटर्न जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। क्लियर? ऑक्सीजन सेचुरेशन देखेंगे और कॉम्प्लिकेशन भी जो है वो देखेंगे। देन क्लीन और डिस्पोजल द इक्विपमेंट प्रॉपर्ली, यानी कि जो हमने इक्विपमेंट काम मिले उनको क्लीन करना है और अच्छे तरीके से जो है वो डिस्पोज करना है। डिस्पोज इन द सेंस जो कैथेटर हमने काम में लिया उसको हम डिस्पोज कर देंगे, या उसको हम नॉर्मल सलाइन के अंदर जो है वो डुबो के रखेंगे। क्लियर है? और बाकी जो चीज डिस्पोज होने वाली है जैसे ग्लव्स है, ये सब चीजों को हम डिस्पोज कर देंगे, बाकी सबको जो है वो क्लीन कर देंगे। क्लियर है? अच्छा, सक्शन के टाइम पे प्रेशर कितना रखा जाता है, ये भी जो है वो एग्जाम में काफी बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। प्रेशर की अगर हम बात करें तो दोस्तों एडल्ट के अंदर जो है वो प्रेशर होता है दोस्तों 80 to 100 mmHg, सॉरी 100, एडल्ट के अंदर होता है दोस्तों 100 to 120 mmHg। अगर हम बच्चों की बात करें, चाइल्ड की अगर हम बात करें तो चाइल्ड के अंदर होता है 80 to 100 mmHg। क्लियर है? अगर हम इन्फेंट की बात करें, इन्फेंट में होता है हमारे पास में 60 to 80 mmHg। क्लियर है? और ये चीज ध्यान रखना हमारे पास में, अगर प्री टर्म बेबी है, प्री टर्म का भी एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछा गया, अगर प्री टर्म बेबी है तो 40 to 60 mmHg। एक बार में आपको याद हो जाएगा, इतना कुछ नहीं है। एडल्ट के अंदर 100 to 120 mmHg है, उसके बाद हर में 20-20 जो है वो घटाती है। चाइल्ड में 80 to 100 हो जाएगा, इन्फेंट में 60 to 80 हो जाएगा, और प्री टर्म में 42 जो है वो 60 mmHg हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? एक यहां पे प्रोसीजर के दौरान एक चीज और ध्यान रखना, अगर किसी क्लाइंट को गेग रिफ्लेक्स आ जाए, आपने सक्शन करो और सडनली गेग रिफ्लेक्स आ जाए, तो गेग रिफ्लेक्स कब आते हैं इसके लिए मैं बता देता हूं दोस्तों। गेग रिफ्लेक्स आते हैं जैसे ये हमारे पास में जो है वो ट्रेकिया है और ये हमारे पास में जो है वो 2 लंग्स में चले गए। क्लियर है? ये हमारे पास में 2 लंग्स है इस तरीके से। तो जैसे आपने कैथेटर इंसर्ट किया, कैथेटर ये गया, ठीक है ना, और ये कैथेटर यहां पे टच हो जाता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों, जहां पे बाइफरगेट होती है हमारे पास में, ब्रोंकाई जो है बाइफरगेट होती है, डिवाइड होती है, इसको हम बोलते हैं कैरेना। ठीक है, ये भी एग्जाम में जो है वो पूछा गया। तो यहां पे जैसे टच होगा देन कफिंग रिफ्लेक्स आएगा। अब कफिंग रिफ्लेक्स में भी एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आप सक्शनिंग कर रहे हो और जैसे कफिंग रिफ्लेक्स आता है तो आप क्या करोगे? पहला ऑप्शन दिया जाता है कैथेटर को रिमूव कर लेंगे, दूसरा ऑप्शन दिया जाता है कि कैथेटर को और ज्यादा डीप देंगे, तीसरा ऑप्शन दिया जाता है हमारे पास में कि कैथेटर को थोड़ा सा 1-2 सेंटीमीटर जो है वो ऊपर खींच लेंगे, देन इंसर्ट करेंगे। ठीक है, और चौथा ऑप्शन आ जाता है कि उपरोक्त सही है या नन ऑफ दीज, तो कौन सा करोगे? वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो करके आते हैं कि हम कैथेटर को जो है वो सडनली रिमूव कर लेंगे, क्योंकि जो भी प्रोसीजर अगर गलत हो जाता है तो हम रिमूव कर लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा दोस्तों। जैसे कैरेना का टच होगा हम वापस उसको जो है वो पीछे खींचेंगे, देन उसके बाद वापस से जो है वो इंसर्ट करेंगे, ताकि या तो इस ब्रोंकाई में चली जाए या फिर वो इस ब्रोंकाई में चली जाए वापस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टच होते ही जो है वो कफिंग रिफ्लेक्स चालू हो जाएंगे। तो इस तरीके से वापस बेक करेंगे। अच्छा, वापस बेक करते टाइम पे क्या करेंगे? हम कैथेटर को रोटेटिंग मोशन में निकालेंगे। डालते टाइम पे हम जो है वो जेंटल डालेंगे और प्रेशर को जो है पिंच करके रखेंगे, लेकिन वापस निकालेंगे तो हम जेंटली जो है वो रिमूव करेंगे, ताकि जो है वो बाकी
आसपास के सेक्शन जो है वो या कोई भी मटेरियल है उसको बाहर निकाला जा सके। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारे पास में दोस्तों दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लिकेशन। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? ऑफ कोर्स अगर हमने जैसे मान लो लंबे समय तक सक्शनिंग की तो हाइपोक्सिया हो सकता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको प्रोसीजर से पहले एंड आफ्टर क्लाइंट को जो है वो हाइपर ऑक्सीजनेटेड करना है, यानी कि 100% ऑक्सीजन जो है वो या 100% FiO2 जो है वो मेंटेन करनी है। FiO2 100% जो है वो मेंटेन करनी है प्री एंड आफ्टर। क्लियर है? प्रोसीजर के प्री एंड आफ्टर जो है वो हमें FiO2 100% मेंटेन करनी है। नेक्स्ट आ गया टिश्यू ट्रोमा और ब्लीडिंग। अगर आपने फोर्सफुली जो है या उसको मोइस्ट नहीं किया है कैथेटर को, अगर फोर्सफुली डाला है तो ट्रोमा हो सकता है और ब्लीडिंग होने की संभावना जो है वो ज्यादा हो सकती है। नेक्स्ट हो गया इन्फेक्शन ड्यू टू प्योर एसेप्टिक टेक्निक। इन्फेक्शन हो सकता है, क्लीन प्रोसीजर जरूर है लेकिन अगर आपने एसेप्टिक टेक्निक या कैथेटर का सही तरीके से यूज में नहीं लिया तो इन्फेक्शन होने की संभावना जो है वो ज्यादा हो जाएगी। अगर आपने बहुत ज्यादा सक्शन कर दिया तो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा जो कि वेगस नर्व स्टिमुलेशन करवाता है, या सक्शनिंग की वजह से जो हो वेगस नर्व स्टिमुलेशन हो जाता है। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारे पास में सक्शन कैथेटर की साइज। तो सक्शन कैथेटर की एक बार साइज जो है वो सुपरफिशियली देख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में जो है वो पूछ लिया जाए। तो दोस्तों सक्शन कैथेटर के ये जो है वो 6 फ्रेंच से चालू होता है। 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 जो है वो चालू होता है। सबसे ज्यादा जो सक्शनिंग काम में ली जाती है, सक्शनिंग का जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है ब्लैक का और व्हाइट का और ऑरेंज का। तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना दोस्तों। तो क्या क्या चीज होगी? ब्लैक वाले की फ्रेंच साइज कितनी है दोस्तों? 10 फ्रेंच होती है। व्हाइट वाले की कितनी है दोस्तों? 20 होती है। और ऑरेंज वाले की कितनी होती है दोस्तों? 60 फ्रेंच होती है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। 8 वाला जो है वो हमारे पास में सी ग्रीन है, देन उसके बाद जो है वो ब्लू है, यहाँ पे ये ब्लू है 8 वाला, देन 10 वाला जो है वो ब्लैक है, देन व्हाइट वाला जो है वो 12 है, देन उसके बाद ग्रीन है वो 14 है, देन ऑरेंज है वो 16 है, रेड जो है वो हमारे पास में जो है वो 18 है और येलो जो है हमारे पास में 20 है। तो सरफेसली मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताई, ब्लैक, व्हाइट एंड ऑरेंज। इसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज की क्लास खत्म होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है प्रेशर कितना मेंटेन होता है, कौन सी पोजीशन मेंटेन की जाती है, इंसर्ट करोगे तो किस मैनर में करोगे, आउट करोगे तो किस मैनर में करोगे, कितने मैक्सिमम समय के लिए जो है वो हम सक्शनिंग कर सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर हम क्या करेंगे, देन अगर कफिंग रिफ्लेक्स आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। ये सबसे एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है। मुझे नहीं लगता इस प्रोसीजर के बाद में आपका इससे जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन गलत होना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास से अलविदा लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।